जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका कि नाम है लॉ विथ रोनी। साथियों, मैं कार्तिकेय भारतवंशी एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक लॉ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज का ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हमारा टोटली डेडिकेटेड है हमारी माताओं और बहनों को, हमारी ऐसी मतलब महिलाओं को जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से जानकार नहीं है और कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस में पीड़ित रहती हैं। तो शॉर्ट में अगर कहूँ तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक जो है बेसिकली वो है हमारा कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। अब जो ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझते हैं, बाकी का ये एक लंबी कहानी है। साथियों देखो, जो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक केस आया था। भंवरी देवी नाम की एक महिला थी, विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस था, तो उसमें भंवरी देवी नाम की जो महिला थी उसके साथ क्या हुआ था, वर्क प्लेस पे क्या हुआ था, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। ऐसे कंडीशन में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन वहां पे दी थी कि आप जो भी महिलाओं के साथ इस तरह का जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। लेकिन ये गाइडलाइन मात्र सुप्रीम कोर्ट के एक कागज के पन्ने तक ही सीमित रह गया, इसको इंप्लीमेंट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जब ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं और कहीं ना कहीं सरकारों को भी लगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, तो वैसे में सरकार की तरफ से एक कानून लाया गया जिसका कि नाम था द सेक्सुअल हरासमेंट एट वुमेन फ्रॉम वर्क प्लेस से रिलेटेड ये कानून था। ठीक है, तो आज हम इसी कानून के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, जो आज का जो हमारा कानून है क्या है, द सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013। इस कानून के बारे में आज की इस क्लास को हम चर्चा करेंगे, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे और आशा करते हैं आपके मन का जो भी डाउट होगा उस डाउट को हम इसको क्लियर करते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं इस कानून के बारे में बात करूं तो देखिए यहां पे है कार्यस्थल पर जो महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, ये महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए 2013 में यह अधिनियमित किया गया था। ठीक है, यह कब अधिनियमित किया गया था, यह 2013 में अधिनियमित किया गया था। आगे अगर इस कानून के बारे में मैं आपसे बताऊं तो इस कानून क्या, यह अधिनियम तब लागू हुआ जब यह पता चला कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विशाखा दिशा निर्देश कार्यस्थलों पर लागू नहीं किए जा रहे। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर से पहले भी बताया कि जो विशाखा की गाइडलाइन थी उसको लागू नहीं किया जा रहा है, तब इस कानून को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता हुई, तब इस कानून को लाने की आवश्यकता हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे कहता है कि इसके कारण यौन उत्पीड़न एक बड़ी समस्या बनी रही जिससे कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहा। कहने का मतलब यह है कि जो यौन उत्पीड़न थी ये काफी एक बहुत बड़ी जटिल समस्या हमारे देश में लगातार बनी थी, जिसके साथ क्या हो रहा था, महिलाओं के साथ लगातार भेदभाव हो रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। यह अधिनियम जो है महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन के तहत भारत की अंतर्राष्ट्रीय संधि के दायित्वों के अनुपालन में भी क्या करता है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए कुछ प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती हैं वो भी इस तरह के जो कानून होते हैं उसको इंप्लीमेंट कराने में काफी योगदान अपने हिसाब से देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम अगर यूएनओ के बारे में बात करें तो वहाँ पे ढेर सारी जो संधियाँ होती हैं, जैसे अब ह्यूमन राइट को आप ले लीजिए, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात कर लिए, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो संधियाँ हैं वो भी इस चीज़ को गौर करती हैं कि क्या आपके देश में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ सही व्यवहार हो रहा है कि नहीं। तो ये जो कानून है इस चीज़ को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। किसको मजबूती प्रदान करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती हैं उसको मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके कुछ हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूंगा तो क्या है, पीओएसएच, ये जो है इस कानून का शॉर्ट फॉर्म है। पीओ अधिनियम का उद्देश्य क्या है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और यौन हमलों को रोकने के लिए सख्त अनुपालन कानूनों को सुनिश्चित करना। मतलब इस कानून को लाने का उद्देश्य यही था कि एक ऐसा सख्त कानून बनाना जिसके तहत अगर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना, एक सख्त कानून बनाने का प्रयास करना। ठीक है, इसका यही मोटिव था। इसमें अगर आगे देखेंगे तो आगे इसमें क्या है, यह संविधान के, अगर मैं संविधान की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूं तो यह कैसे जुड़ा है इससे, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 के तहत
जीवन के अधिकार की गारंटी देने के लिए है, ताकि महिलाओं के लिए उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में समानता और अवसर को बढ़ावा दिया जा सके। हम यहाँ पे कहते हैं राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, अपने देश में महिलाओं को बराबर दर्जा देने का बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके साथ इस तरह का उत्पीड़न अगर होने लगेगा तो हमारे देश के विकास में कैसे अपना योगदान दे पाएंगी? ये जो हमारा आर्टिकल 14 और 15 है, इसके सपने को कैसे साकार करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसी सपने को साकार करने के लिए इस कानून को लाया गया, ताकि महिलाएं जो हैं अपना जो योगदान आर्थिक गतिविधि में क्या करें, दे पाएं। ठीक है, आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है? हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें अपना योगदान दे पाएं। योगदान देंगे तो क्या होगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, हमारे यहाँ नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा। कहा जाता है कि हमारे यहाँ क्या, हम नारी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। तो उस सपने को हम कैसे साकार करेंगे? इसी से साकार करेंगे, इसी कानून के माध्यम से साकार करने का प्रयास करेंगे, न कि केवल किताब के पन्नों में लिख देने से ही प्रयास करेंगे। तो इस कानून को लाने का सपना यही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके कुछ प्रोविजंस के बारे में बात करूंगा जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है, तो देखिए इस कानून में बेसिकली क्या है, 8 अध्यायों में यह विभाजित है और टोटल किसमें कितनी धाराएं हैं? टोटल इसमें 30 धाराएं हैं। इस सारे अध्यायों को और धाराओं को हम एक एक करके देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर वो किस चीज की बात करता है? ये हमारा बात करता है प्रारंभिकी की। ठीक है, इसमें क्या, इसमें शीर्षक, विस्तार और परिभाषाएं शामिल हैं, जिनसे अधिनियम क्या होता है, संबंधित होता है। मतलब कह रहा है कि इसके शीर्षक क्या होंगे, ठीक है, इसका विस्तार कहां तक होगा, इसके डेफिनेशंस क्या होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताने का प्रयास करता है जो इस कानून से रिलेटेड है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस कानून के धारा 2G के बारे में बात करूंगा तो 2G क्या कहता है? इस कानून के अगर मैं 2G के बारे में बात करूंगा तो कहता है जो एक नियोक्ता को एक विशेष संगठन, संस्थान, उपक्रम या किसी अन्य ऐसी एजेंसी के प्रमुख के रूप में परिभाषित करती है, महिलाओं को काम पर रखती है। कहने का मतलब है वह सारी संस्थाएं जो महिलाओं को अपने यहां काम पर रखती हैं, उन सभी के लिए क्या होता है, यह कानून लागू होता है। धारा 2G में बताया गया है कि मतलब ये जितनी भी संस्थाएं हैं, विशेष संगठन है, संस्थाएं हैं, उपक्रम हैं, ठीक है, ये क्या होता है, उनको इस चीज से अवगत कराने का प्रयास किया जाता है कि भाई देखिए इस तरह का कानून बना है, इस चीज का आप इंश्योर कर लीजिए कि आपके यहां किसी प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न न हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं इसमें बात करूं तो इस धारा का निहितार्थ कहां है? कह रहा इस धारा का निहितार्थ यह है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में संगठन के सर्वोच्च प्राधिकारी को कानून का पालन न करने के मामले में भी उत्तरदायी ठहराया जाए। अब ये सर्वोच्च जो क्या बात कर रहा है यहाँ पे, सर्वोच्च प्राधिकारी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो किसी भी संस्था के जो उच्च तबके पे जो बैठे हुए लोग रहते हैं वो अपने आप को पल्ला झाड़ लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी इसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो छोटी मोटी चीजें होती रहती है महिलाओं के साथ, तो इससे होता रहता है। भाई कैसे होता रहता है? आप अपने इस जिम्मेदारी के साथ बच नहीं सकते हैं। उस महिला के साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वह आपकी संस्था है और आप उस संस्था में बैठे एक सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। ठीक है, तो आपको उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके हम धारा 2O के बारे में बात करें तो यह क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि कार्यस्थल में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही शामिल होते हैं। अब आप ये कहेंगे भाई सरकार ने कानून बनाया है तो इसको केवल सरकारी संस्थाओं पर लागू करना चाहिए। भाई कोई मान लो प्राइवेट कोचिंग खोला है, मान लीजिए कोई हंसी मजाक कर दिया, किसी को बुरा लग गया, तो क्या दिक्कत है भाई? क्यों नहीं दिक्कत है? वो भी तो एक वर्क प्लेस है, वहां भी तो महिला आ रही है, अपने 2 पैसे के लिए आ रही है, रोजगार के लिए आ रही है, किसी के सपने को साकार करने के लिए आ रही है, तो वहां पे क्यों नहीं लागू होगा? तो यहां पे निजी संस्था और सार्वजनिक संस्था दोनों में इस क्षेत्र में क्या होगा, ये कानून जो है लागू होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो इस धारा के अधिनियम मतलब सेक्शन 2H में क्या है? इसमें कह रहा है इस अधिनियम द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था क्या है? आंतरिक समिति, आंतरिक शिकायत समिति है। इसकी संस्था के बारे में बात करेंगे तो इसकी महत्वपूर्ण संस्था क्या है? आंतरिक समिति है और आंतरिक शिकायत समिति है। शिकायत समिति का मतलब क्या होगा? कंप्लेन। हम कंप्लेन करेंगे, उसका एक समिति बनाई जाएगी, जिसे अधिनियम की धारा 2H में क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। आपसे सवाल पूछेगा कि आंतरिक शिकायत समिति और आंतरिक समिति कहां पे परिभाषित है? आप कहना कि साहब 2H में, POSH के कानून जो धारा जो है 2H में ये परिभाषित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यौन उत्पीड़न शब्द
यौन उत्पीड़न शब्द को ही धारा 2N में परिभाषित किया गया। ठीक है, पूछा गया कहां ये डिफाइंड है, तो आप कहेंगे 2N में ये डिफाइंड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहते हैं। अब ये सेक्सुअल हरासमेंट है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी तो समझने की आवश्यकता है। तो ये कहता है कि ये एक ऐसा अवांछित व्यवहार है, मतलब अनवेलकम कह सकते हैं आप, एक्टिविटी है जिसमें शारीरिक संपर्क और प्रगति क्या होता है, शामिल होता है। शारीरिक संपर्क मतलब शारीरिक संपर्क, आप किसी को टच करके या किसी को इशारे करके, मतलब ये कई तरीके की चीजें होती हैं, ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, ये शामिल होती हैं। फिर कह रहा है यौन पक्ष की मांग या अनुरोध, आप उनसे सेक्सुअल डिजायर की बात कर रहे हैं कि आप उनसे कुछ मतलब इस तरह की क्रियाकलाप कर रहे हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि आप उनसे सेक्सुअल की क्या करते हैं, कामना रखते हैं। इसके अलावा यौन संबंधित टिप्पणी, आप कुछ ऐसे शब्दों का आप उपयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे यह प्रतीत होता है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप यौन संबंधित टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, शोइंग पोर्नोग्राफी, आप उनको किसी अश्लील जो भी मूवीज होती हैं या फिर अश्लील जो वीडियोस होते हैं, क्लिप्स होते हैं, फोटोज होते हैं, इन सारी चीजों को आप शो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी इसमें कवर होते हैं। इसके अलावा और क्या है, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण। ठीक है, मौखिक या गैर मौखिक आचरण, आप बोल नहीं रहे हैं, इशारे में आप ऐसे हाथ दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसको समझ में आ जा रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो भी इसमें कवर होगा। ये नहीं कहा जाएगा भाई हम तो कुछ बोले ही नहीं, हम तो बस इशारा किए, इशारे का मतलब ये समझ ली तो हम क्या करें, ऐसा बात नहीं होता है। अगर आप इशारा किए हैं, आपके इशारे से यह प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि आपके विचार उत्तम नहीं है, आपकी जो भी क्रियाकलाप है ये ठीक नहीं है, आपके जो आपके मन में जो भाव है वो उस महिला के प्रति ठीक नहीं है, तो वो भी इस धारा में क्या होंगे, इस कानून में कवर होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं। धारा 3 क्या कहता है, धारा 3 कहता है यौन उत्पीड़न को तब माना जाता है जब यौन पक्ष के बदले में तरजीही उपचार का वादा किया जा रहा है, ऐसा न करने के लिए हानिकारक व्यवहार की धमकी और आपत्तिजनक डराने वाला वातावरण बनाकर महिला के साथ कार्यस्थलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। क्या कह रहा है इसका मतलब, इसका मतलब यह कह रहा है आप किसी के साथ यौन उत्पीड़न किए, अब आपको डर है कि कहीं हमारे खिलाफ पुलिस की कंप्लेन ना हो जाए, कहीं हमारे करियर को नुकसान ना हो जाए, आप कह रहे भाई समझौता कर लो यार, 2-4 हजार रुपया ले लो, 10-20 हजार रुपया ले लो यार। ठीक है, आप समझाने की प्रयास कर रहे हैं, और अगर वो व्यक्ति नहीं मान रहा है या फिर मतलब वो जो महिला नहीं मान रही है, तो आप उसको धमकियां दे रहे हो, मिलना तुम बाहर, तुमका हम देख लेंगे। ठीक है, तो जब आप इस तरह की जब एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो ये माना जाता है कि आपका जो मन था भाई वो गिल्टी था, आप उस क्या है, आप जो है वो हैं, आप अपराधी हैं, और ये कहा जाएगा कि ये यौन उत्पीड़न होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये यौन उत्पीड़न होता है। ठीक, अब इसके चैप्टर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 हमारा क्या कहता है, ये हमारा कहता है आंतरिक शिकायत समिति का गठन। यह अध्याय धारा 4 के तहत अधिनियम की धारा 2H में परिकल्पित आंतरिक शिकायत समिति के निर्माण से संबंधित है। मतलब ये जो हम आंतरिक समिति और आंतरिक शिकायत समिति की जो हम बात किए थे, तो वो क्या, वो बेसिकली हमारा धारा 4 में परिभाषित है, और अध्याय 2 मतलब चैप्टर 2 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आंतरिक शिकायत समिति का क्या है, आंतरिक शिकायत समिति को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के उद्देश्य से एक क्या कह रहा है, प्रशासनिक निकाय के रूप में माना जाएगा। मतलब ये जो इनका जो कद होगा, इनकी जो भागीदारी होगी, एक प्रशासनिक निकाय के रूप में होगी। आप इनको कोई ऐसा कर नहीं समझे यार, ठीक है तुम कानून से आए हो यार, चुन के आए हुए, तुमको कुछ दिन के लिए बनाया गया है, कहाँ इतना बहुत वो हो रहा हो, नहीं, इनकी जो मतलब भागीदारी होगी, ये क्या कह रही है, प्रशासनिक निकाय के रूप में इनको माना जाएगा। ठीक, इनकी पावर मतलब वही होगी जो एक प्रशासनिक अधिकारी की भी पावर होती है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक कौन कौन होगा, अब उस शिकायत समिति में कौन कौन होगा, इसमें एक पीठासीन अधिकारी होगा जो एक महिला है। ठीक है, महिला का होना आवश्यक है, और संगठन में कार्यरत है। संगठन के कर्मचारियों से कम से कम 2 अन्य सदस्य और एक गैर सरकारी संगठन, अन्य संगठन से कम 1 सदस्य महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कारणों को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, प्रतिबद्ध होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी महिला के साथ इस प्रकार का उत्पीड़न होता है तो वो किससे कहेगी,
भाई महिलाएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, जो बेटियां होती हैं, वो कंफर्टेबल तो होती नहीं है किसी मेल पुरुष से अपनी सारी बातें कहने के लिए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आप जब इस तरह का संगठन बनाएंगे तो उसमें एक महिला का होना क्या है, महिला का होना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें आगे बात करूं तो पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यह होता है 3 वर्ष का होता है। ठीक, पूछा जाएगा कितने वर्ष का होता है तो आप कहिएगा 3 वर्ष का होता है। अब आते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 हमारा क्या कहता है, चैप्टर 3 हमारा कहता है कि स्थानीय शिकायत समिति का जो गठन है, जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को उपयुक्त सरकार द्वारा विशेष जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है इन समिति को क्या, इसका गठन कैसे होता है, जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को, मतलब ये जिस पद पे जो आसीन व्यक्ति रहते हैं, इनको उपयुक्त सरकार के द्वारा, मतलब जो सरकार होती हैं, उपयुक्त सरकार के द्वारा उस विशेष जिले के लिए, जिस जिले में वह कार्यरत रहते हैं, उस विशेष जिले के लिए क्या होता है, जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अधिकारी को स्थानीय शिकायत समिति का गठन करने का क्या होगा, अधिकार होगा। अब उनको ये पावर दी जाएगी कि भाई देखिए हम आपको इस तरह की पावर प्रदान कर रहे हैं, अब आप क्या करिए, आप जो भी शिकायत समिति है उसका आप क्या करिए, आप उसको बनाने का कार्य करिए ताकि किसी महिला के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो पाए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि स्थानीय शिकायत समिति में एक महिला अध्यक्ष होनी चाहिए। ठीक है, यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एक महिला अध्यक्ष होनी चाहिए जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित महिला हो। ठीक है, मतलब उसको समाज के बारे में थोड़ी सी अच्छी नॉलेज हो, थोड़ी सी एक्टिव हो, इस सारी चीजों में, वही कह रहा है एक प्रतिष्ठित महिला हो। और जिले में काम करने वाली महिलाओं में से एक सदस्य नामित किया जाना चाहिए, 2 अन्य सदस्य जिनमें से कम एक महिला हो, महिलाओं के हित को आगे बढ़ाने वाले गैर सरकारी संगठनों से नामित किए जाने चाहिए, और महिलाओं को क्या कह रहा है, बच्चों के समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली जिले का एक अधिकारी होना चाहिए। क्या कह रहा है, बच्चों के समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली क्या कह रहा है, जिले का एक अधिकारी होना चाहिए। मतलब ये जो महिला होगी उसकी एक बेसिक एलिजिबिलिटी होगी, इस एलिजिबिलिटी को अगर कोई महिला फॉलो करती है तो ठीक है, आपका स्वागत है, आप इस समिति के सदस्य आप बन सकती हैं। ठीक है, तो ये उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, नॉर्मल उसमें वही था। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, स्थानीय शिकायत समिति जिले में महिलाओं को यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत निवारण के लिए मंच के रूप में कार्य करेगी। मंच के रूप में कार्य करने का मतलब, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हम भी एक मंच पे पढ़ा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, लॉ विद रोनित के इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर किसी महिला को अपनी शिकायत लेके किसी की शिकायत लेके जाना पड़ेगा अगर किसी के पास, तो कहाँ, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म क्या होगा, वो प्लेटफॉर्म यही होगा। ठीक है, स्थानीय शिकायत समिति जिले में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत विवरण के लिए क्या होता है, ये मंच के रूप में कार्य करता है। मतलब ये, इसको हम एक प्रकार से क्या मान सकते हैं, इसको हम एक मंच मान सकते हैं। ठीक, एक प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। फिर हम आते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 हमारा क्या कहता है, चैप्टर 4 हमारा बात करता है शिकायत के बारे में। शिकायत क्या कहता है, धारा 9 के अनुसार एक पीड़ित महिला घटना की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को लिखित रूप में यौन उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। सवाल आएगा कि भाई मान लीजिए उसके खिलाफ आज मान लीजिए किसी प्रकार का उसके खिलाफ वो हुआ, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, अब वो शिकायत, उसके लिए क्या टाइम है, टाइम लिमिट होगी उसकी कुछ, तो उसकी टाइम लिमिट ये है कि एक पीड़ित महिला जो घटना की तारीख होता है, जिस दिन उसके ऊपर घटना होती है, उस तारीख से लेकर 3 महीने की अवधि, ठीक है, 3 महीने की अवधि के भीतर क्या कर सकती है, वो शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को लिखित रूप से क्या कर सकती है, यह शिकायत कर सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धारा 10 के अनुसार क्या कहता है, आगे तो नहीं बढ़ गया, नहीं ठीक है। धारा 10 के अनुसार क्या कहता है, धारा 10 के अनुसार समिति सुलह का सुझाव दे सकती है। ठीक है भाई, समिति कहेगी कि ठीक है इस तरह की चीजें हुई, गलत हुई, आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आप चाहो तो आप सुलह कर लो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो सुलह करना तो ठीक है, जितनी भी लीगल कार्रवाइयां होंगी वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये मात्र सुझाव है, ये नहीं है कि इसको मानना ही जरूरी है, तो ये सुझाव दे सकती है किस चीज का, सुलह का। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
यह धारा सुलह के बदले मौद्रिक निपटान पर रोक लगाती है। अब ये कह दिया जाएगा अरे यार ठीक है 10-15 लाख रुपया ले लो यार, तुम हो बात को खत्म करो, कहाँ ये सब लेके चल रहे हो, झूठे बदनामी होगी, घर देहात में पूरा बदनामी होगी, मार पूरा हल्ला हो जाएगा, तुम्हारी बताओ छवि क्या रह जाएगी, बच्चे बड़े होंगे तो वो क्या सोचेंगे कि मतलब ये सारी चीज़ें, तो यार पैसा वैसा ले लो, खत्म करो बात को। नहीं, इस चीज पे रोक लगाने का कार्य करती है। मतलब आप पैसा दे के रोक नहीं लगा सकते, भले उसके बदले कुछ और भी आप कर सकते हो। ठीक, अगला, अब हम आते हैं धारा 11 पे। धारा 11 हमारा क्या कहता है? धारा 11 हमारा कहता है यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच के लिए प्रक्रिया प्रदान करना। मतलब वो प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कैसे हम मतलब जांच होगी तो उसकी क्या स्टेप्स होंगे, उसके बारे में बात करता है। ये कौन बात करता है? सेक्शन 11 बात करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया के लिए आंतरिक और स्थानीय समितियों के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी अदालतों को दिए गए समन, खोज और दस्तावेजों को पेश करने की शक्तियां, जैसा कि सीपीसी में आपने पढ़ा होगा कि जो समन जारी किया जाता है, इसके अलावा जो खोज होती है, इसके अलावा जो दस्तावेज पेश कर मतलब एविडेंस को जो पेश किया जाता है, ये क्या कह रहा है? इसकी शक्तियां क्या होंगी? प्राप्त होंगी। किसको? स्थानीय समितियों के पास। मतलब वो जो स्थानीय समिति जो इस मामले का निपटारा करने का प्रयास कर रही है। ठीक, अब आते हैं हम चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 हमारा क्या कहता है? चैप्टर 5 हमारा कहता है शिकायत की जांच मुकदमे की अवधि के दौरान समिति उचित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित महिला या आरोपी को कार्यस्थल से स्थानांतरित करने का विकल्प चुन सकती है। ट्रांसफर करा दिए भाई, ठीक है, आप यहाँ रहेंगे तो आपकी आदत में सुधार होगा नहीं, आपका ट्रांसफर कर देते हैं। आप अगर यहाँ यूपी के हैं तो चले जाइए, आप तमिलनाडु में चले जाइए अगर आप केंद्र सरकार की नौकरी करते हो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करते हो तो इस कोने से आप उस कोने चले जाइए। मतलब ये समिति के ऊपर है कि वो इसका निपटारा कैसे कर सकती है, वो क्या कर सकती है, वो उनका ट्रांसफर भी कर सकती है। ये भी एक प्रकार से उपाय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह मुकदमा समाप्त होने तक महिला को 3 महीने की अवधि के लिए छुट्टी देने का विकल्प भी चुन सकता है। एक कहने का मतलब ये ना कि जब महिला को क्या होगा, 3 महीने की छुट्टी भी प्रदान कर दी जाएगी कि ठीक है 3 महीने में मामला जब तक निपटारा नहीं हो जाता है, आप क्या करिए, आप घर पर रहिए ताकि आपको किसी प्रकार का उत्पीड़न का सामना ना कर पाए, किसी प्रकार की धमकियों का आपको सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये क्या, ये व्यवस्था इसमें की गई है। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय के धारा 13 के अनुसार क्या कहता है? धारा 13 के अनुसार समिति से एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जिसमें परीक्षण के लिए की गई प्रक्रिया, इसके निष्कर्ष, तर्क, कार्यवाही का विवरण दर्ज किया जाता है। मतलब वो जो समिति होती है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि भाई आपने जो जांच किया है उसका क्या कंक्लूजन निकला, आपने किस प्रकार से जांच की, उसका तर्क क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, अपेक्षा की जाती हैं कि समिति बताने का कार्य करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 हमारा क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि यदि जांच का मामला झूठा या दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है तो समिति को कार्यस्थल के सेवा नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता को सजा निर्धारित करनी होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए पाया गया कि भाई ये जितने भी मामले थे ये सारी चीज़ें झूठे हैं, मतलब जो भी आरोप लगे थे सब झूठ थे, तो ऐसे में क्या होगा, जो शिकायत करता है कार्यस्थल के सेवा नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता को सजा निर्धारित करनी होगी। मतलब जिसने शिकायत किया हो उसको भी सजा दी जाएगी कि भाई आपने झूठा आरोप लगाया, इनका समय खराब किया, हमारा समय खराब किया, अपना समय खराब किया। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 हमारा क्या कहता है? ये हमारा कहता है यौन उत्पीड़न के लिए सिद्ध मामलों के लिए मुआवजे के निर्धारण के लिए तंत्र शामिल है। आप उनको कंपनसेशन दे सकते हो, भाई डैमेजेस हुए हैं, मेंटली डैमेजेस हुए हैं, फिजिकली डैमेज तो हुए ही हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है उसके लिए उनको कंपनसेशन देने का कार्य किया जा सकता है कि ठीक है भाई ये मामले का जो कंपनसेशन है ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा कि आप थोड़ा सा ग्रो कर सको। आप अगर आपका इस वजह से अगर आपका कार्य प्रभावित हुआ है, आप नौकरी नहीं कर पाए हो, आप काम नहीं कर पाए हो, पैसे नहीं कमा पाए हो, तो ये मुआवजा हमारा आप क्या करेगा, आपकी सहायता करेगा। ठीक है, तो ये क्या, ये मुआवजे का निर्धारण इसमें किया जा सकता है। आगे इसमें क्या है कि इसके लिए समिति को पीड़ित महिला को हुए मानसिक आघात, जैसा कि मैंने बताया मेंटली वो हो सकता है, दर्द, पीड़ा और भावनात्मक संकट को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उत्पीड़न की घटना के कारण करियर के अवसर का नुकसान, जैसा कि मैंने बताया ना कि जो वो नौकरी कर रही थी इस दौरान उनको नुकसान हुआ,
चिकित्सा व्यय, प्रतिवादी की आय, वित्तीय स्थिति और एकमुश्त किस्तों के तहत भुगतान। मतलब जैसे मान लीजिए किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, बहुत ही दर्दनाक रूप से हो गया, अब वो क्या करी, फिर वो अपना इलाज कराने के लिए पैसे मान लीजिए खर्च कर रही है, मतलब उससे उसका कार्य भी प्रभावित हो रहा है, उसके फैमिली प्रभावित, वो मेंटली डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे में उसको क्या होगा, ऐसे में उसको जो मुआवजा दिया जाएगा ताकि वो क्या, जो भी उसको परेशानियों को फेस करना पड़ा है उससे थोड़ा सा उसको क्या राहत मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा समिति गोपनीयता के उल्लंघन का दंड और अपील की प्रक्रिया जैसे कारकों पर भी निर्णय ले सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी इस तरह की पीड़िता होती हैं तो उनके नामों को गोपनीय रखा जाता है, उनके नामों को उजागर नहीं किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए कि ये इस नाम को गोपनीय रखना फिर भी उसके नाम का उजागर करने का प्रयास करता है, तो ऐसे में क्या होगा, उनके खिलाफ भी क्या कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, फिर आता है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 हमारे किस बारे में बात करता है, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी क्या होती है। इसमें कह रहा है कि इस अध्याय में कहा गया है कि नियोक्ता का दायित्व यह है कि वह एक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण के निर्माण की दिशा में सक्रिय रूप से काम करे, पॉश अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करे और यौन उत्पीड़न की रोकथाम और कार्यालय आयोजित करे और यह बताए कि कौन से कार्य उत्पीड़न आदि का गठन करते हैं। भाई इसका एक क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं तो उसको यौन उत्पीड़न मान लिया जा रहा है। तो ये जो समिति होगी, जो नियोक्ता होंगे, ये जो एम्प्लॉयर होंगे, इनकी ये ड्यूटी होगी। अब जैसे आप देखते होंगे बैंक में जाते होंगे, कभी पोस्ट ऑफिस में जाते होंगे, वहां पे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते होंगे। ठीक है, कई तरह के पोस्टर लगे रहते हैं, वहां पे लिखा रहता है कि मतलब महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है, अगर इस तरह की छेड़खान करते हैं तो आपको इतने साल का जेल, इतना साल का इतना रुपये आपका दंड दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, एक प्रकार से जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि जो नियोक्ता है अर्थात जो एम्प्लॉयर है उसका ये ड्यूटी होगा, क्या ड्यूटी होगा कि इस पॉश अधिनियम से लोगों को क्या करे, अवगत कराए, जागरूक कराए। ठीक है, इसके अलावा और क्या, और इसमें कह रहा है इसके रोकथाम के लिए कार्यशालाएं आयोजित करे, बीच बीच में जो सेमिनार्स होते हैं उसको आयोजित करे। अब वो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो उसको कैसे करना चाहता है, कैसे करेगा, ये उसका सरदर्द है, लेकिन ये उनकी क्या है, एक प्रकार से ड्यूटी है। ठीक, फिर हम आते हैं चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 हमारा क्या कहता है, ये हमारा बात करता है जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां। जो हमारे डीएम साहब होंगे उनके क्या कर्तव्य होंगे, उनकी क्या शक्तियां होंगी, भाई उसको भी तो जानना जरूरी है। अगर इनके कर्तव्य के बारे में बात करेंगे तो वह स्थानीय शिकायत समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निगरानी करे और यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता पैदा करने में गैर सरकारी संगठनों को क्या करे, सक्रिय रूप से शामिल करे। अब ये करे भैया हम सरकारी वाले थोड़ी, हम लोग प्राइवेट कंपनी वाले, हम लोग का इसमें वो करेंगे, नहीं, उनको भी इसमें सक्रिय करने का काम कौन करेगा, डीएम साहब करेंगे। ठीक है, और जो यौन उत्पीड़न उसके साथ होगा वो क्या करेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निगरानी करे, जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी उसकी क्या करेगी, जांच पड़ताल निगरानी का कार्य करेगा। तो ये सारे कार्य किसके होंगे, ये सारे कार्य होंगे डीएम साहब के। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं भाई, इसके कुछ हर चीज के भाई एक निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो वही इनके क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है, यह अधिनियम जागरूकता और सख्त दंड के माध्यम से यौन उत्पीड़न से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अधिनियम बहुत ही लिंग विशिष्ट है और केवल महिलाओं से संबंधित है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता है केवल और केवल महिलाओं के साथ ही होता है, पुरुष का नहीं, पुरुष के साथ नहीं होता है, पुरुष के साथ भी होता है, लेकिन उसको कौन बताएगा, इसको हमारे कानून में जगह ही नहीं दी गई। अगर ये कानून बनाया गया तो केवल और केवल महिलाओं के लिए बनाया गया कि आप महिलाओं के साथ अगर इस तरह का अत्याचार होता है, इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो क्या होगा, उसके लिए जिम्मेदार एक लड़का होगा और उसको सजा दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बनेगा। इसके कह रहा है एक लिंग तटस्थ कानून उत्पीड़न के मामलों की पहचान करने और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने में क्या होगा, एक अधिक प्रभावी होंगे। कहने का मतलब आपने क्या हुआ, एक लिंग तटस्थ आपको कानून बनाना चाहिए। लिंग तटस्थ का मतलब क्या होना चाहिए, मतलब आप जो है लड़का हो या लड़की है, महिला हो या पुरुष हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर लड़का पीड़ित हो रहा है तो उसे भी न्याय मिलना चाहिए, कोई महिला पीड़ित हो रही है तो उसे भी न्याय मिलना चाहिए। ये सारी चीजें क्या हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इस कानून का हमारा क्रिटिसिज्म था। तो साथियों जरूर आप बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये क्लास कैसी लगी।
समझ में आया कि नहीं आया, सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, उसका जवाब हम देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। इसके अलावा अगर आपसे यह गुजारिश है कि अगर आपको लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को क्या करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कार्य करिए। आपका जो यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब है वो हमें और ऊर्जा प्रदान करता है ताकि हम आपके लिए और मेहनत का कार्य करें। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।